हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल कैबिनेट का विस्तार हुआ और अब नीतीश कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। सीएम नीतीश के पास सामान्य प्रशासन गृह विभाग है, सम्राट चौधरी के पास वित्त, वाणिज्य और कर विभाग है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए स्वप्निल जी हमारे साथ बने हुए। स्वप्निल जी, आप जो बात रख रहे थे वो पूरी कर ले। इसी बीच ये खबर आई है कि कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया और सीएम नीतीश के पास सामान्य प्रशासन और गृह विभाग है। राहुल, इस जानकारी को थोड़ा मैं और एमेड कर देता हूँ, इसमें थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ जी। संभावित सूची जो है, ऑफिशियल सूची राहुल तब आएगी जब चिट्ठी सामान्य प्रशासन विभाग से जारी हो जाएगी। एक पत्र जारी होता है, वो पत्र जब जारी हो जाएगा तो ऑफिशियल पत्र जारी होगा। लेकिन संभावित मैं 2-4 नाम और गिना देता हूँ। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का नाम आपने बता दिया है। आईपीआरडी विभाग जो है वो बताया जा रहा है कि महेश्वर हजारी को दिया गया है। जो समाज कल्याण विभाग है वो बताया जा रहा है कि मदन साहनी को दिया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग जो है वो लेसी सिंह को दिया गया है। वहीं पर अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग दिया गया है। सुनील कुमार को शिक्षा विभाग दिया गया है। मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी रत्नेश सदा संभालेंगे। ये संभावित नाम है। जो संभावित नाम कितने जो है वो ऑफिशियली जब लिस्ट आ जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। अब लौटता हूं बैठकों पर। बैठक का अपडेट मैंने भारतीय जनता पार्टी का आपको बताया। अब कांग्रेस की बात बताता हूं। देखिए, कांग्रेस के इलेक्शन कमेटी की बैठक होने का मतलब क्या है, मायने क्या है। ये रूटीन प्रक्रिया है। जब चुनाव होते हैं तो इलेक्शन कमेटी की बैठक बैठती है। कांग्रेस में इसको इलेक्शन कमेटी की बैठक करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में इसको कोर कमेटी की बैठक करते हैं जी। तो अब कांग्रेस की बात हो रही है तो इलेक्शन कमेटी की बैठक हो रही है। इलेक्शन कमेटी की बैठक में तमाम प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, तमाम जो उनके एमएलसी होंगे वो होंगे, जो एमएलए हैं वो होंगे और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के बड़े वो होंगे। इसमें तय ये होगा कि इतनी सीटों पर हम लड़ने जा रहे हैं, इतनी सीटों पर हमारे प्रत्याशी कौन कौन से होंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी 3-3 नाम चुन के भेजती है, वैसे ही कांग्रेस से परिपाटी है कि कांग्रेस की जो इलेक्शन बॉडी है, इलेक्शन कमीशन जिसको इलेक्शन बॉडी कहते हैं कांग्रेस पार्टी की, वो भी नाम सिलेक्ट करके जो संभावित सीटें, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 12 सीटें कांग्रेस को मिलती है। ये उदाहरण है 12 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं। तो 12 सीटों पर कांग्रेस अपना 3-3 नाम, 2-2 नाम भेजेगी आला कमान को। फिर वो आला कमान जो कांग्रेस के किसी भी पॉलिटिशियन की या बाइट अगर सुनेंगे या हमारे दर्शक याद करें तो उनका कहना होता है आला कमान तय करेगा। कांग्रेस में एक शब्द चलता है आला कमान। तो कांग्रेस आला कमान तक नाम भेजे जाने की प्रक्रिया होगी। पूरे देश के सभी नेताओं का नाम आला कमान के पास तो उपलब्ध नहीं होता, स्टेट से भेजा जाता है और भेजे जाने और सिलेक्शन प्रोसेस को इलेक्शन बॉडी की मीटिंग का नाम दिया जाता है कांग्रेस में। तो उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। इसमें अखिलेश सिंह बेहद महत्वपूर्ण है चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं। अखिलेश सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस फ्लेक्सिबल है और कांग्रेस नहीं चाहती है कि गठबंधन के अंदर कोई रिफ्ट पैदा हो, कोई दरार पैदा हो। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस फ्लेक्सिबल है। लेकिन अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस अगर फ्लेक्सिबल है तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या डबल डिजिट की होती है या सिंगल डिजिट में कांग्रेस संतोष कर जाती है। कांग्रेस पिछले बार डबल डिजिट में थी और इस बार फ्लेक्सिबल होकर सिंगल डिजिट में चली जाती है तो बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि फिर कांग्रेस अलग अलग अलायंस को कैसे संतुष्ट करेगी जो महागठबंधन के अंदर है। तो अब तमाम चीजें 1 से 1.5 घंटे के अंदर साफ हो जाएंगी। कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक बयान अखिलेश सिंह ने दिया है और भी बयान आने हैं। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग का ब्रीफ मैंने बता दिया है और वो नाम भी क्लियर कर दिया अपने दर्शकों को जो संभावित नाम है, जिनकी सूची कुछ देर में, कुछ घंटे बाद ऑफिशियली जारी हो जाएगी। ठीक है स्वप्निल जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल स्थिति यह है कि एक तरफ बीजेपी कोटे से मंत्रियों की बैठक हुई, उन्हें जो निर्देश जारी किए गए लोकसभा चुनाव को लेकर कि आप जनता से जुड़े हित को लेकर किस तरीके से काम करें। चूंकि आज जब इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करेगा उसके कुछ ही देर के बाद आचार संहिता जो है, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो उस दौरान आप कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकते और यही वजह कि कल कैबिनेट की बैठक भी हुई और अभी फिलहाल कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक सदाकत आश्रम में चल रही है। और इसी बीच खबर ये आई कि सीएम नीतीश और सम्राट चौधरी जो उनके पास कौन से विभाग हैं। चलिए स्वप्निल हमारे साथ बने हुए हैं। स्वप्निल, विभागों के बंटवारे पर जो फिलहाल खबर आई है उसको लेकर किस तरीके से देखें। नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन विभाग। देखिए राहुल, सवाल आपने बड़ा बढ़िया पूछा है। देखिए, सीएम जो होते हैं ना किसी भी राज्य के, सीएम ये चाहते हैं, किसी भी राज्य के सीएम, बिहार की बात नहीं कर रहा, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो तो वो चाहते हैं कि सामान्य प्रशासन और गृह उनके पास हो।
इस दोनों के होने का मतलब है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी आपके पास है। सामान्य प्रशासन के अंदर स्टेट सर्विस, स्टेट राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, IAS अधिकारी होते हैं, और गृह विभाग के अंदर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं। यानी IAS, IPS, BPS जितने अधिकारी हैं वो सामान्य प्रशासन और गृह के अंदर आते हैं। और इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी जो है, किसी भी योजना को लागू करने वाली अथॉरिटी जो है राहुल, वो यही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी हैं। अगर आप समझिए और हमारे दर्शक समझें, सीएम के पास गृह और सामान्य प्रशासन का मतलब क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए किसी मंत्री ने कोई ऑर्डर जारी कर दिया कि पटना में कोई फ्लाईओवर बनना है, तो बनवाने की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी के पास चली जाएगी, विभाग के प्रधान सचिव के पास चली जाएगी जो कि IAS अधिकारी है। बनाने की जिम्मेदारी, उसको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी वहां के लोकल पुलिस अथॉरिटी को चली जाएगी, उस योजना को, जो कि गृह विभाग के अंदर आता है। तो ऐसे पोजीशन में अगर आप ब्यूरोक्रेसी को अपने पास रखते हैं तो सारे विभाग आपके पास है। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हर विभाग का जो अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव जो होता है या सचिव जो होता है वो IAS अधिकारी होता है। IAS अधिकारी किसके कंट्रोल में है? सामान्य प्रशासन के। सामान्य प्रशासन सीएम के पास है। तो ऐसी स्थिति में सीएम का दखल सभी विभागों में बना होता है, और सीएम किसी भी राज्य का हो, केवल बिहार का नहीं, किसी भी देश के किसी भी हिस्से में सीएम हो, तो वो यही चाहता है कि ब्यूरोक्रेसी पर उसकी पकड़ हो। इसी का नतीजा है कि सामान्य प्रशासन और गृह विभाग जो है वो नीतीश कुमार के पास खुद है। जो वित्त, वाणिज्य, कर विभाग साथ में होता है तो वो सम्राट चौधरी के पास है। और ये खबर मैंने आपको पहले भी बताई, अभी भी बताता हूँ कि महेश्वर हजारिका को लेकर के कहा जा रहा है कि IPRD का जिम्मा उनको मिलेगा। रत्नेश सदाव कहा जा रहा है एक्साइज मिलेगा। भवन निर्माण कहा जा रहा है जयंत राज को मिलेगा। सुनील कुमार को शिक्षा मिलेगा। मदन साहनी को समाज कल्याण मिलेगा। लेसी सिंह को खाद्य आपूर्ति मिलेगा। ये नाम है, संभावित नाम है, जो संभावित विभाग हैं, इनको मिलना है। अब चिट्ठी निकलेगी तो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब विभाग बट जाएंगे, कुछ घंटे में चिट्ठी आ जाएगी। देखिए, एक चीज और मैं मिस कर रहा था, अपने दर्शकों को शेयर कर दूं। आपने जो सवाल पूछा था उससे, आप अभी से 10 दिन का आंकड़ा निकालने, 10 दिन का, आज से 10 दिन का 71, 100, 20, 50 ऐसे ट्रांसफर्स हुए हैं। राहुल, आपने भी कई सारे न्यूज पढ़े होंगे, जो आपने पढ़े होंगे कि बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 71 DSP बदले गए, 20 IAS बदले गए। तो ये सारी जो मैपिंग है ना, ये चुनाव के पहले कर ली जाती है। इसकी वजह ये है जी बिल्कुल, माफ करिएगा, इसकी वजह ये है कि चुनाव में, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो इसमें एक अफसर होता है जिसको कहते हैं RO, रिटर्निंग अफसर। रिटर्निंग अफसर के ऊपर बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है लोकसभा चुनाव में। तो रिटर्निंग अफसर होते हैं कलेक्टर, DM। तो सभी जगह एक जो प्रशासनिक जाल है ना, वो हर राज्य की सरकार अपने हिसाब से बिछा लेती है चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले। तो उसका नतीजा था कि ये बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग्स बिहार के अंदर देखने को मिले हैं। ये अमूमन सभी राज्यों में हुए होंगे। जब भी आचार संहिता आनी है उससे पहले सभी जगह मैपिंग कर ली जाती है। तो जो बिहार में, राहुल, आपने